हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान विषय के दहाड़ सीरीज में देखने वाले हैं दोस्तों। विषय सूची पर आधारित प्रश्न और उत्तर अगर इसको आप पूरा देख लेते हैं कंप्लीट तो 99% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आप लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। विज्ञान विषय का पहला पॉइंट है पृथ्वी और आकाश, सौर परिवार एवं तारामंडल, छाया एवं ग्रहण, आकाशीय पिंड। इसके बारे में देखना है। प्रस्तावना देख लेते हैं एक बार। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह है। ठीक है दोस्तों, जो पृथ्वी है यह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी से जो है चारों तरफ आप क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का। जो सौर मंडल का हिस्सा है, यह जो है सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल में ग्रह आते हैं, उपग्रह है, धूमकेतु हैं और अन्य आकाशीय पिंड होते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन काल में आकाशीय पिंडों को देवताओं के रूप में पूजा जाता था। खगोल शास्त्र में गैलीलियो और कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए। दोस्तों, प्राचीन काल में आकाशीय पिंड जो होते हैं ना, जैसे सूर्य हो गया और जो उपग्रह हैं, जो इन सभी को क्या है जो है हम लोग देवता मानते थे पहले। सूर्य देवता, पृथ्वी देवता, ठीक है, पृथ्वी माता। तो ऐसे जो है अब जो है क्या है, खगोल शास्त्रियों ने जो है गैलीलियो और कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिक ने जो है खोजबीन किए हैं इन चीज़ों पर। आगे देखते हैं आकाश क्या है। आकाश वह क्षेत्र है जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रह होते हैं। यह पृथ्वी से दिखाई देता है और इसका कोई निश्चित अंत नहीं है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब हम पृथ्वी से देखते हैं ऊपर की तरफ या चारों तरफ जो देखते हैं ना, चंद्रमा, सूर्य, तारे, ग्रह, और कुछ तो दिखाई ही नहीं देते हैं आँखों से, तो वह भी जो है क्या है, ये सब जो है आकाश है। और सौर परिवार क्या है देख लेते हैं। सूर्य और उनके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का हिस्सा हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर सौर परिवार कहा जा रहा है तो जैसे घर के परिवार हैं, सदस्य हैं, उसमें भी कई लोग रहते हैं, उसी प्रकार से सौर परिवार है। सौर परिवार में सूर्य, चंद्रमा, उपग्रह, ठीक है, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ये सब उपस्थित हैं। इन सबको मिला करके जो है सौर परिवार कहते हैं। इसमें भी देखेंगे तो सूर्य के निकट जो है बुध आता है, इसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है और यम है। तो ये क्रम भी पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा गैलेक्सी। आकाशगंगा जिसे मिल्की वे कहते हैं, हमारी सौरमंडल की गैलेक्सी है। इसमें अरबों तारे और ग्रह होते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो आकाशगंगा है इसको हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो है ये हमारे सौरमंडल का गैलेक्सी है आकाशगंगा, ठीक है। और इसमें जो है अरब तारे हैं और ग्रह हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अभी जो है रजनीश ओशो जो दार्शनिक है, उन्होंने भी कहा था कि इतने तारे हैं और कोई कोई तारा तो ऐसे हैं जो है जो अपने स्थान से हट जा रहे हैं, लेकिन उसका प्रकाश आने में जो है कई वर्ष लग जा रहे हैं पृथ्वी पर आने में। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं जो प्रकाश आपको टिमटिमाता हुआ दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि वहीं पर हो सकता है वह दूसरे स्थान पर चला गया हो, क्योंकि उसको कोई कोई तारे जो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, वो लाखों वर्ष के बाद जो है पृथ्वी पर प्रकाश आ रहे हैं, जो दिख रहे हैं। आकाशीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी। सूर्य पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर, चंद्रमा 38,04,400 किलोमीटर दूर है। अन्य ग्रह और तारे लाखों किलोमीटर दूर होते हैं। छाया का बनना हेडिंग है। जब प्रकाश किसी वस्तु से रुकता है तो उसके पीछे अंधेरा क्षेत्र यानी छाया बनती है।
कोई भी चीज़ है, जैसे सूर्य का प्रकाश ही आ रहा है दोस्तों, जब उसके सूर्य के सामने रखेंगे तो उसके सीध में देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, परछाई बन जाती है। या घर में जब रोशनी होती है, लाइट जलती है, तो वहाँ पर देखेंगे आप बैठेंगे तो उसके पीछे जो है लाइट के, आपके पीछे जो है परछाई बन जाती है। इसी को जो है छाया का बनना कहते हैं। सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य का हिस्सा ढक जाता है। तो एक बार देख लेते हैं सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। सूर्य ग्रहण, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये है सूर्य और ये है चंद्रमा। ये जो पृथ्वी है, देख रहे हैं पृथ्वी, यह पृथ्वी जो है अगर सूर्य का प्रकाश जा भी रहा है तो पृथ्वी तक नहीं पहुंच रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पर जो चंद्रमा आ गया है यही रोक ले रहा है, बाकी यहाँ पर जो है परछाई आ रही है, ठीक है। तो यही जो है हमारा सूर्य ग्रहण है। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है जीवन की उत्पत्ति। इसमें देखते हैं पहला, जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले रासायनिक प्रतिक्रियाओं से हुई, जिससे सरल अणुओं से जटिल जैविक अणुओं का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं ब्रह्मांडवाद। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन पृथ्वी पर नहीं बल्कि अन्य ग्रहों से आकर यहाँ विकसित हुआ है। जो पृथ्वी है ना, यहाँ से जीवन की उत्पत्ति तो नहीं हुई है, यह जो है अन्य ग्रहों से हुई है। वैसे भी जो है पृथ्वी एक बताया जाता है पहले कि मतलब जलता हुआ गोला था, बाद में यह जो है ठंडा हुआ, तो जो है उत्पत्ति धीरे धीरे यहाँ पर शुरुआत हुई। आधुनिक परिकल्पना का प्राकृतिकवाद अथवा जीव रसायन। यह सिद्धांत मानता है कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक प्रक्रियाओं से हुई, जिसमें सरल यौगिक के संयोजन से जटिल यौगिक अणु बने। जो यह सिद्धांत कह रहा है, यह कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति जो है रासायनिक प्रक्रियाओं से हुई है। पहले जो है सरल यौगिक से, फिर जो है पहले सरल यौगिक बने, फिर धीरे धीरे जटिल यौगिक अणु बनते चले गए। तो इससे जो है निर्माण हुआ मानव का, और यहाँ पर जो जीवन प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर जो है ये अत्यधिक भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है उद्विकास मत। चार्ल्स डार्विन के अनुसार जीवन का विकास प्राकृतिक चयन और उत्परिवर्तन के माध्यम से हुआ है, जिससे समय के साथ जीवों में विविधता आई। अगला पॉइंट है स्टैनले मिलर का प्रयोग। 1953 में स्टैनले मिलर ने प्रयोगशाला में प्राचीन पृथ्वी के वातावरण की नकल की और पाया कि अमीनो एसिड जैसे जीवन के निर्माण तत्व उत्पन्न हो सकते हैं, जो जीवन की रासायनिक उत्पत्ति के सिद्धांत को समर्थन देता है। तीसरा पॉइंट है मृदा तथा फसलें। मिट्टी और मिट्टी की संरचना। मिट्टी में कणों का आकार, रचना और पोषक तत्वों की उपस्थिति फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालती है। अगला पॉइंट है मिट्टी के प्रकार। मुख्यतः बलुई, चिकनी, दोमट और चिकनी मिट्टी होती हैं, जिसकी जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की उपलब्धता भिन्न होती है। चिकनी भूमि को उपयोगी बनाने के उपाय। चिकनी भूमि में जल की निकासी की समस्या होती है। इसे सुधारने के लिए समोच्च रेखीय जुताई, सीढ़ीदार खेत बनाना और जल निकासी की व्यवस्था करना आवश्यक है। जो चिकनी भूमि में जल की निकासी की समस्या होती है उसको दूर करना है, और जो है जुताई समय समय पर करते रहना है। सीढ़ीदार खेत बनाइए और उसमें जो है पानी निकलने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगला पॉइंट है मिट्टी संरक्षण। मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, नियोजन, चराई और समोच्च रेखीय जुताई जैसी विधियां अपनाई जाती है। मिट्टी संरक्षण जो है
अगर अपर्दन हो रहा मतलब एक जगह से कट करके दूसरे जगह जा रहा है तो वहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं। जो जड़ें होती हैं वह जो है पृथ्वी को पकड़ करके रखती हैं, मिट्टी को जो है वह मिट्टी को बहने नहीं देती हैं। आगे देखते हैं कृषि के उन्नत तरीके। उन्नत कृषि पद्धतियाँ जैसे जैविक खेती, एकीकृत कीट प्रबंधन और जल प्रबंधन से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। नई नई जो तकनीकी आ रही हैं दोस्तों, जैविक खेती है, एकीकृत कीट प्रबंधन है, जो जल प्रबंधन, जो जल की उपलब्धता है उसको बढ़ाया जाए, इससे जो है कृषि की उन्नति जो है, विकास जो है बढ़ता चला जाएगा। नई नई तकनीकें आजमानी चाहिए। अधिक अन्न उत्पादन की सामान्य विधियाँ। उन्नत बीजों का उपयोग, समय पर सिंचाई और उचित उर्वरक प्रबंधन से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उन्नत बीज मतलब जो नई नई बीजें आ रही हैं, जो ये हाइब्रिड बीजें हैं, यह जो उपयोग करेंगे और इसमें जो है सिंचाई समय समय पर देते रहेंगे, ठीक है, उर्वरक खाद पानी ये सब अगर आसानी से मिलता रहेगा समय समय पर, तो ये है अन्न की उत्पादक क्षमता जो है बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है बागवानी एवं फसल लेने की परंपराएं और उनकी क्रमबद्धता। फसल चक्र, मल्चिंग और कवर फसलें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करती हैं। फसल चक्र मतलब अगर आप एक फसल लगाए हैं, उसको जो है काटें, फिर समय के अनुसार जो वातानुकूलित फसल है उसको लगा देते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर तीसरा फसल लगा देते हैं। यही जो है एक के बाद एक फसल लगाना और मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी कम न हो, उसे जो है फसल चक्र कहेंगे। आगे देखते हैं फसल चक्र के लाभ। फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, कीट और रोगों का नियंत्रण होता है और उत्पादक में वृद्धि होती है। वही चीज़ है दोस्तों, अगर एक के बाद एक फसल लगाते रहेंगे समय के अनुसार, ठीक है, तो उसमें उर्वरता खाद पानी ये सब डालते रहेंगे तो उर्वरक क्षमता जो है बढ़ती जाएगी और कीट जो है जुताई करते रहेंगे तो उसमें जो है लगेगा नहीं, इससे जो है उत्पादक वृद्धि हो जाएगी उत्पादकता में। आगे देखते हैं कृषि उपकरण, उनका उपयोग एवं देखभाल। उपकरणों का उचित चयन, उपयोग और नियमित देखभाल से कार्य क्षमता बढ़ती है और जीवन काल लंबा होता है। आगे देखते हैं खाद मिट्टी का सही उपयोग। सही प्रकार की खाद का उपयोग और मिट्टी परीक्षण से पोषक तत्वों की संतुलित आपूर्ति सुनिश्चित होती है। आगे देखते हैं कीटनाशक प्रयोग व पर्यावरण पर उनके दुष्प्रभाव। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। एकीकृत कीट प्रबंधन आईपीएम से इन प्रभावों को कम किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है कार्य और ऊर्जा। कार्य देख लेते हैं क्या है। जब कोई बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और वह वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है तो कार्य होता है। उदाहरण के लिए एक बक्सा को खींचना। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर कोई वस्तु है, अगर आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, अगर वह अपनी तरफ खींच रहे हैं और वह आ जा रहा है तब तो वह कार्य है, ठीक। अगर आप बक्से को धक्का दे रहे हैं तो धक्का देंगे आगे की तरफ तो वह आगे जाना चाहिए, उसे ही कार्य कहेंगे। ऊर्जा क्या है? किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह विभिन्न रूपों में होती है, जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि। ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा के मुख्य रूपों में स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वस्तु में संग्रहित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिशील वस्तुओं की ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक बंधों में संग्रहित ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत प्रवाह से संबंधित ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा, ताप से संबंधित ऊर्जा शामिल है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ये भी जो है ऊष्मा ऊर्जा है, ठीक है। वह क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल दे रहा है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत।
ऊर्जा के मुख्य स्रोतों में जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय स्रोत, सौर, पवन, जल, बायोमास और परमाणु ऊर्जा शामिल है। इसमें से जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय, जबकि सौर, पवन, जल और बायोमास नवीकरणीय है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास और भू-तापीय ऊर्जा शामिल हैं। ये स्रोत पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हैं और अनवीकरणीय नहीं है। सौर ऊर्जा का दहन हेडिंग है। सौर पैनलों के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया पर्यावरण के लिए लाभकारी है और ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करती है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें जो है प्रदूषण भी नहीं होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। सौर जल ऊष्मक। सौर जल ऊष्मक सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके पानी को गर्म करने का एक उपकरण है, जिससे बिजली की खपत कम होती है और ऊर्जा की बचत होती है। ज्वार भाटा आधारित ऊर्जा। समुद्र के ज्वार भाटा से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, लेकिन इसकी स्थापना महंगी और पर्यावरणीय प्रभावों के कारण सीमित है। ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके ऊर्जा संरक्षण किया जा सकता है। यह पर्यावरण की रक्षा और संसाधनों की बचत में मदद करता है। कार्य और ऊर्जा में संबंध। कार्य और ऊर्जा आपस में जुड़े हुए हैं। जबकि कार्य किया जाता है तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है। उदाहरण के लिए, एक वस्तु को ऊपर उठाने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा अपव्यय और रोकथाम। ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग और अपव्यय पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनता है। ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और ऊर्जा संरक्षण उपायों से अपव्यय को कम किया जा सकता है। पांचवा है सरल मशीनें। उत्तोलक। यह एक सरल यांत्रिक युक्ति है जो बल को बढ़ाने या स्थानांतरित करने में मदद करती है। उत्तोलक में एक स्थिर बिंदु होता है और बल और भार इसके दोनों ओर स्थित होते हैं। सरल मशीन में देखते हैं दोस्तों, चक्र और धुरी, नत समतल, फन्नी, पेंच, उत्तोलक और घिरनी शामिल हैं। आगे देखते हैं। नत समतल। यह एक सपाट झुका हुआ सतह है जो ऊंचाई पर चढ़ने या भार उठाने में सहायता करता है। यह बल को कम करता है, लेकिन कार्य की कुल मात्रा समान रहती है। घिरनी। यह एक पहिया है जिस पर एक रस्सी लिपटी होती है, जिससे बल की दिशा बदली जा सकती है और भार उठाना आसान होता है। तो आप देखे होंगे दोस्तों, आसपास आपको कहीं न कहीं दिखा होगा जो घिरनी होती है। आप उसमें भी देखे होंगे जब खंभे का तार जो है टांगा जाता है ऊपर, तो लगा करके घिरनी को खींचा जाता है, तो इससे जो है ताकत कम लगती है और जो है आसानी से चढ़ जाता है, तार टाइट हो जाता है। और ट्रांसफार्मर भी चढ़ाने के लिए काम आता है। कोई भी भारी वजन उठा टांगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। घिरनी का आगे देखते हैं। स्थिर घिरनी और चलनशील घिरनी में अंतर। स्थिर घिरनी का अक्ष स्थिर होता है, जिससे बल की दिशा बदलती है, लेकिन बल की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। चलनशील घिरनी का अक्ष गतिशील होता है, जिससे बल की दिशा और मात्रा दोनों में परिवर्तन होता है, जिससे
भार उठाना आसान होता है। पहिया या धुरी। पहिया या धुरी यह एक यांत्रिक युक्ति है जिसमें एक बड़ा पहिया और उनके साथ जुड़ी एक छोटी धुरी होती है। यह बल को बढ़ाने या गति को नियंत्रित करने में मदद करती है। छठवां पॉइंट है कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जो जीवन के लिए आवश्यक सभी क्रियाओं को संपन्न करती हैं। कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की खोज की जब उन्होंने कार्क के टुकड़े का अध्ययन किए। कोशिका सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका ही जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका मतलब सेल होता है और सेल जो है दोस्तों यह सिद्धांत बता रहा है सभी जीवित प्राणी जो है वह कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कोशिका के प्रकार देखें तो दोस्तों केंद्र के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ये चित्र देख लीजिए, आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया में जो है केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, तो यह रहा जो है प्रोकैरियोटिक और दूसरा जो है यहाँ पर जो है यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें केंद्रक होता है जैसे पौधे और जानवरों की कोशिकाएं, इनमें जो है यूकैरियोटिक पाया जाता है। कोशिकाओं की आकृति तथा परिमाप। कोशिकाओं की आकृति उनके कार्य के अनुसार भिन्न होती है। जैसे रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं जबकि यांत्रिक कोशिकाएं लंबी और सख्ती होती है। जीव द्रव्य। कोशिका का तरल पदार्थ जिसमें कोशिका के अंग ऑर्गेनेल्स निलंबित होते हैं और यह कोशिका के कार्यों के लिए आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का स्थल है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन के भौतिक आधार के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसमें आवश्यक रासायनिक तत्व और ऊर्जा होती है। कोशिका कला के कार्य। कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन कोशिका की बाहरी परत होती है जो कोशिका को संरक्षित करती है और पदार्थों के प्रवेश और निकासी को नियंत्रित करती है। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है जिसमें आनुवांशिक जानकारी डीएनए स्थित होती है। अब केंद्रक के कार्य क्या हैं? केंद्रक कोशिका की गतिविधियों का नियंत्रक होता है और यह आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है। न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए और आरएनए कोशिका में आनुवांशिक जानकारी को संचालित और नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब डीएनए और आरएनए में अंतर देखते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल यह आनुवांशिक जानकारी का अस्थायी भंडारण करता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल यह डीएनए से सूचना प्राप्त करता है और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। पादप एवं प्राणी कोशिका में अंतर। पादप कोशिका इसमें कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रीय वैक्यूल होता है। प्राणी कोशिका इसमें कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते परंतु माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम होते हैं। सातवां पॉइंट है जीवन की क्रियाएं। इसमें है सजीव वस्तुओं के लक्षण। ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े दिए गए हैं विषय सूची में, तो इसको आप देख लेंगे दोस्तों तो कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। अगर अभी तक बने हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए आगे चलते हैं। सजीव वस्तुओं के लक्षण में
पोषण, वृद्धि, प्रजनन, श्वसन, उत्सर्जन तथा प्रतिक्रिया शामिल है। अगर सजीव वस्तु है दोस्तों तो उसमें जो है श्वसन तो होगा ही होगा, वृद्धि भी होगी, प्रजनन भी होगा, ठीक है, श्वास भी चलेगा उसमें। आगे देखते हैं, अगर ये चीजें हो रही हैं तो जो है सजीव है। पोषण, पोषक पदार्थ तथा उनका वर्गीकरण। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवन अपनी आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पोषक पदार्थों को मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिजों में वर्गीकृत किया जाता है। जंतुओं में पोषण के विभिन्न चरण अवस्थाएं। जंतुओं में पोषण के विभिन्न चरण होते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन, खाना खाना, पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण, पोषक तत्वों का उपयोग और अपशिष्ट का उत्सर्जन। श्वसन, श्वासोच्छ्वास का अर्थ। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवन ऑक्सीजन का अवशोषण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। श्वासोच्छ्वास, इसका तात्पर्य है वायुमंडल से वायु का ग्रहण और शरीर से गैसों का उत्सर्जन। उत्सर्जन हेडिंग है। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। वृक्क की संरचना। वृक्क अर्थात गुर्दा में एक से अधिक निफ्रॉन होते हैं जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में काम करते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण। यह प्रक्रिया पौधों में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, इसमें देखेंगे दोस्तों CO2 यहाँ पर दिया है। अगर यह प्रकाश संश्लेषण, यह जो दोस्तों है यह फार्मूला आपको जो है याद करना होगा, यह लिखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यह आना ही आना है दोस्तों, लगभग लगभग आता ही है। तो देख लीजिएगा, एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जब मिक्स करेंगे और सूर्य का प्रकाश की किरण से जब उपस्थित होगा तो यह रिएक्शन करेगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज शर्करा प्लस O2 ऑक्सीजन जो है इसमें बन जाएगा। प्रकाश संश्लेषण, ये है सूर्य से जो है रोशनी जब आती है, ठीक है, पेड़ पौधों पे, तो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड यह ग्रहण कर लेता है पेड़ पौधे और हमको जो है शुद्ध ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता हेडिंग है, इसमें देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की रोशनी आवश्यक होती है, क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी नहीं है तो वहाँ जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, क्योंकि यह पौधों को ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है, सूर्य जो है क्या करती है, पौधों को ऊर्जा प्रदान करती है, मुख्य भोजन होता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निकलना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा जल का अपघटन होता है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। श्वसन क्रिया, ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर। ऑक्सी श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसे मानवों में क्या है, ऑक्सीजन, हम लोग क्या है ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। अनाक्सी श्वसन क्या है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और यह कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, क्योंकि वह जो है ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं वे। प्रजनन, परिवर्धन, वृद्धि। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं और नई पीढ़ी उत्पन्न करते हैं। आठवां है मानव शरीर के अंग व कार्य। हेडिंग है कंकाल तंत्र।
कंकाल तंत्र शरीर को संरचना और स्थिरता प्रदान करता है, साथ ही शरीर के अंगों को सुरक्षित रखता है। कंकाल तंत्र खोपड़ी, उरोस्थिति, प्रांगणिका, अंतः प्रकोष्ठिका, बहिर्प्रकोष्ठिका, घुटनों की हड्डी, टार्सल, मेटाटार्सल। इससे अच्छा है दोस्तों इंग्लिश अगर देखेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, बाकी आगे चलते हैं। हड्डियों की संधियां, संधि मतलब जोड़ होता है। हड्डियां संधियों द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं जो शरीर के गतिशीलता में सहायक होती हैं। संधियां विभिन्न प्रकार की होते हैं जैसे घर्षण, मोड़ या झुकाव। हड्डियों का स्थान भ्रंश तथा टूटने और ऐसी स्थिति में प्रथम उपचार। हड्डी का टूटना या भ्रंश होने पर प्रथम उपचार में उसे स्थिर करके चिकित्सा सहायक प्राप्त करना आवश्यक है। तंत्रिका द्वारा पेशियों पर नियंत्रण। तंत्रिका तंत्र द्वारा पेशियों को नियंत्रित किया जाता है जो शरीर की गति और क्रियाओं को संचालित करती है। पेशियों के कार्य। पेशियां शरीर की गति, अंगों के कार्य और शारीरिक संरचना को बनाए रखती है। कंकाल पेशी के उचित विकास के लिए व्यायाम तथा खेलों का महत्व। व्यायाम और खेल कंकाल और पेशियों के विकास के लिए जरूरी होती हैं क्योंकि यह उनके लचीलेपन और ताकत को बढ़ाते हैं। मेरुदंड की वक्रता तथा वक्ष के चपटेपन से बचाव। सही आसन और व्यायाम से मेरुदंड की वक्रता और वक्ष के चपटेपन को रोका जा सकता है। मनुष्य का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र वह प्रणाली है जो भोजन को पचाने और शरीर को पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। ठीक है, तो यह जो है दोस्तों संरचना है। मुख है, जीभ है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, यकृत है, अमाशय, अग्राशय और बड़ी आंत, छोटी आंत, रेक्टम, एनस। भोजन एवं उनका पाचन। भोजन के पाचन की प्रक्रिया में उसे छोटे छोटे अंशों में तोड़कर शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है। जब आप भोजन को खाते हैं तो मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। अगर पूछा भी जाए कभी कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है तो आप जब मुंह में लेते हैं वहीं से जो है पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र। यह तंत्र रक्त को पूरे शरीर में संचारित करता है जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। हृदय की संरचना। हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है जो रक्त को पूरे शरीर में संचरित करता है। हृदय को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है, जिसको आप दिल कहते हैं। हृदय की कार्यविधि। हृदय रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पंप करता है जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। जब हृदय जो है पंप करता है दोस्तों तो उसमें खून जो ब्लड जाता है वह जो है ऑक्सीजन को भी ले जाता है साथ में। रुधिर की संरचना। रुधिर में मुख्य रूप से प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होती हैं। रुधिर के कार्य। रुधिर शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अन्य पदार्थों को परिवहन करता है, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करता है। 9वां पॉइंट है भोजन। संतुलित भोजन। संतुलित भोजन वह है जिसमें शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज वसा और कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं। ये रहा संतुलित आहार। ठीक है, आगे देखते हैं।
भोजन के प्रमुख कार्य। भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, विकास और मरम्मत के लिए भोजन तत्वों की आपूर्ति करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। अगला पॉइंट है भोजन के पोषक तत्व। भोजन में मुख्य रूप से 5 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। वस्तुएं जिनमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवण उपलब्ध हैं। खनिज लवण जैसे कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस आदि विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दालें, अनाज आदि। अगला पॉइंट है विटामिन वाले पदार्थ। विटामिन विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी सिट्रिक फल में, विटामिन ए गाजर में और विटामिन डी दूध में। सूर्य की रोशनी में जो है विटामिन डी पाया जाता है। सारणी विभिन्न प्रकार के विटामिनों का समेकित विवरण। विटामिनों की सूची में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के शामिल हैं और इनका कार्य शरीर में विभिन्न प्रक्रिया को बनाए रखना है, जैसे दृष्टि, त्वचा, हड्डियां और रोग प्रतिरोधक क्षमता। पोषण की कमी, कुपोषण से होने वाली बीमारियां। कुपोषण से अनेक बीमारियां होती हैं, जैसे रतौंधी, विटामिन ए की कमी, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी, एनीमिया, आयरन की कमी आदि। 10वां पॉइंट है परिवेशी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। हेडिंग है स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब है प्रदूषण और गंदगी से मुक्त वातावरण जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हेडिंग है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्थिति भी स्वस्थ होनी चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है शरीर के अंगों का सही प्रकार से काम करना और किसी भी प्रकार की बीमारी या विकृति से मुक्त होना। शारीरिक स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता में नियमित रूप से स्नान करना, साफ कपड़े पहनना और शरीर को स्वच्छ रखना शामिल है। स्वास्थ्य हेतु वस्त्रों संबंधित सावधानियां। वस्त्रों को मौसम के अनुसार पहनना चाहिए ताकि शरीर में अशुद्धियां न हो और कपड़े स्वच्छ रखें। अन्य त्वचा या स्वास्थ्य के आवश्यक घटक। त्वचा की देखभाल के लिए सही आहार, पर्याप्त पानी पीना और सूरज से बचाव आवश्यक है। क्योंकि सूरज से बचाव का मतलब ये है दोस्तों, अगर सुबह बैठते हैं धूप में तो वहाँ पर विटामिन डी मिलेगा। बाकी अगर आप बैठते हैं तो जो है पराबैंगनी किरण भी आती रहती है, तो उससे जो है खतरा बढ़ जाता है चर्म रोग होने का। ठीक है, तो वहाँ पर जो है स्किन रोग होने का खतरा रहता है, इसलिए जो है धूप से बचना चाहिए। व्यायाम तथा खेल कूद का महत्व। व्यायाम और खेल कूद से शरीर का विकास होता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। गलत आसन के कारण। आसन कैसे ठीक करें। गलत आसन से शरीर में दर्द और विकृतियां हो सकती हैं। इसे ठीक करने के लिए सही बैठने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप सही से नहीं बैठ रहे हैं तो भी जो है यह समस्या कर सकता है। अगला पॉइंट है गलत आसन से उत्पन्न विकृतियां। संवेगात्मक स्वास्थ्य। संवेगात्मक स्वास्थ्य का मतलब है मानसिक स्थिति जैसे तनाव, चिंता, खुश रहना जैसे समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आप कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है, चिंता कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, तनाव है, यह सब जो है संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। बच्चों के संवेग पर नियंत्रण। बच्चों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करनी चाहिए, जैसे गुस्सों को नियंत्रित करना और खुश रहना। 11वां पॉइंट है
संक्रमण रोग एवं उनकी रोकथाम। छूत का अर्थ, छूत वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से रोगजनक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। मतलब आप अगर कोई जो है, हर चीज़ तो नहीं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो छूने से है जो है वह स्किन डिजीज या कोई भी चीज़ जो कमी है, ठीक है, रोग है जो वह दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है। आगे देखते हैं। संक्रमण रोग का अर्थ, वह रोग जो रोगजनक जैसे बैक्टीरिया, वायरस के कारण फैलता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमण के द्वारा पहुंचता है। छूत के संचरण के साधन, छूत के संचरण के साधन में हवा, पानी, भोजन, शारीरिक संपर्क और कीटाणु शामिल हैं। ठीक है, तो हवा में भी जो है फैला रहता है कोई कोई जो है, हाँ, बैक्टीरिया, कीटाणु, और भोजन, शारीरिक संपर्क, ये सभी जो है क्या है, छूत के संचरण के साधन हैं। संक्रामक रोग के स्तर, संक्रामक रोग का स्तर राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर हो सकता है, जैसे महामारी या वैश्विक महामारी। छूत के नियंत्रण के उपाय, छूत को नियंत्रित करने के उपायों में टीकाकरण, स्वच्छता, मच्छरदानी का प्रयोग और संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना चाहिए। निसंक्रमण तथा निसंक्रामक, निसंक्रमण का अर्थ किसी वस्तु या वातावरण से संक्रमण को हटाना। निसंक्रामक वह पदार्थ होता है जो रोगजनकों को नष्ट करता है। कीटाणुओं द्वारा फैलाए जाने वाले रोग, कीटाणु जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस के कारण होने वाले रोग जैसे मलेरिया, तपेदिक, टीबी, ठीक है, डेंगू हो गया, और कोविड जो अभी स्टार्ट हुआ था, कोविड-19, ये भी है। अंतर्ग्रहण द्वारा फैलने वाले रोग, अंतर्ग्रहण द्वारा फैलने वाले रोग जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड, पोलियो, ये सब जो है शामिल हैं। अंतःश्वसन से होने वाली बीमारियाँ, अंतःश्वसन द्वारा फैलने वाली बीमारियाँ जैसे स्वाइन फ्लू फैला था अभी दोस्तों, फ्लू हो गया, ठीक है, सर्दी जुकाम हो गया, टीबी हो गया, यह जो है श्वसन वाली बीमारियाँ हैं। बड़ी माता तथा छोटी माता का तुलनात्मक अध्ययन, बड़ी माता यानी मास मतार और छोटी माता छोटा बुखार के बीच प्रमुख अंतर जैसे लक्षण, इलाज और समयावधि होता है। या मतलब कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। देखते हैं छोटी माता बड़ी माता में जो है छोटे छोटे दाने या बड़े बड़े दाने निकल जाते हैं शरीर के चारों तरफ। टीकाकरण, टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर को विशेष रोगजनकों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक कमजोर रूप में उन रोगजनकों को शरीर में डाला जाता है। कहने का मतलब टीकाकरण जैसे दोस्तों कुछ ऐसे जो है एंटीबायोटिक दवाएं शरीर के अंदर प्रवेश करा दी जाती हैं, उस जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या है, मजबूत बना देता है। ठीक है, 12वां पॉइंट है पदार्थों की संरचना। इसमें पहला पॉइंट है अणु। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो रासायनिक बंधन से जुड़ा होता है। अगला पॉइंट है परमाणु। परमाणु पदार्थ की छोटी इकाई है जिसमें नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु सिद्धांत, यह सिद्धांत बताता है कि पदार्थ अणुओं से बना होता है और हर अणु एक निश्चित तत्व का प्रतिनिधित्व है। परमाणु भार, परमाणु भार परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार का योग होता है। जो प्रोटॉन का मान होगा, न्यूट्रॉन का मान होगा, उसी का जो है भार का योग परमाणु कहलाता है। अणु भार, अणु भार वह भार होता है जो एक अणु का होता है और इसे परमाणु भार के आधार पर मापा जाता है। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार का मतलब है किसी विशेष तत्व का
एक अणु या परमाणु का भार दूसरे तत्व के तुल्य परिमाण के भार के साथ तुलना किया जाता है। प्रतीक या संकेत तत्वों और यौगिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए रासायनिक प्रतीक का उपयोग किया जाता है, जैसे H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का O से ऑक्सीजन हो जाता है। रासायनिक सूत्र तत्वों के संयोजन को दर्शाता है, जैसे H2O पानी हो गए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। प्रतीक, आयन एवं सूत्र। प्रतीक किसी तत्व का चिन्ह है। आयन वह कण होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का अतिरिक्त या अभाव होता है, और सूत्र रासायनिक बंधन का प्रतिनिधित्व करता है। विद्युत ऋणायन वह कण होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह नकारात्मक रूप से चार्ज होते हैं। रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिक के बीच रासायनिक परिवर्तन को व्यक्त किया जाता है। अगला हेडिंग है तत्व। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो केवल एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। धातु तथा अधातु में अंतर क्या है, इसको देख लेते हैं। धातु विद्युत और ताप का अच्छे से संचालन करते हैं, जबकि अधातु का अच्छे से संचालन नहीं करते हैं। अगर संचालन हो रहा है, मतलब आप जो तार देखते हैं, किसी तार में तो जाता है, लेकिन ताबा हो गया, इसमें लगाएंगे तो जाएगा ही नहीं। तो यह क्या है, यह सुचालक नहीं कुचालक है। ठीक है, आगे देखते हैं यौगिक क्या होता है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के संयोजन से बने होते हैं, जैसे NaCl का फार्मूला नमक होता है, NaCl। आगे देखते हैं यौगिक की विशेषताएं। यौगिकों में निश्चित अनुपात में तत्व होते हैं और उनका गुणधर्म उनके घटकों से भिन्न होता है। तत्व तथा यौगिक में अंतर। तत्व केवल एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, जबकि यौगिक विभिन्न तत्वों से मिलकर बनते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है, जिसमें प्रत्येक पदार्थ की अपनी विशेषताएं बनी रहती हैं। मिश्रण की विशेषताएं। मिश्रण के घटक तत्व अलग अलग रहते हैं और उनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। यौगिक में रासायनिक बंधन होता है, जबकि मिश्रण में कोई रासायनिक बंधन नहीं होता। पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे आसपास दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे दोस्तों मौसम हो गया, मौसम में क्या है, परिवर्तन होता रहता है, और पेड़ पौधे क्या है, लगातार बढ़ रहे हैं। यह जो है क्या है, हमारे चारों तरफ के परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें पदार्थ के गुण जैसे आकार, रूप आदि बदलते हैं, लेकिन रासायनिक संरचना वही रहती है। जैसे बर्फ का पिघलना। अब बर्फ तो पिघल जाएगा, ठीक, उसको फिर बर्फ बनाएंगे, कम टेम्परेचर करेंगे तो फिर बर्फ बन जाएगा, फिर पिघल जाएगा, फिर बन जाएगा। मतलब वह क्या है, भौतिक परिवर्तन है, एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जा रहा है वह। रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की संरचना में बदलाव होता है, जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण लकड़ी का जलना। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों की केवल भौतिक स्थिति बदलती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना बदलती है। वांछनीय तथा अवांछनीय परिवर्तन। वांछनीय परिवर्तन वे होते हैं जो हमारी जरूरत के अनुसार होते हैं, जैसे कागज का खुरचना, जबकि अवांछनीय परिवर्तन वे होते हैं जो हानिकारक होते हैं, जैसे प्रदूषण का बढ़ना।
आवर्ती तथा अनावर्ती परिवर्तन। आवर्ती परिवर्तन वह होते हैं जो नियमित रूप से होते हैं, जैसे दिन और रात का बदलना, जबकि अनावर्ती परिवर्तन अप्रत्याशित होते हैं, जैसे बाढ़ आना। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन वे होते हैं जिन्हें उलटकर वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाया जा सकता है, जैसे पानी का वाष्पित होना। ठीक है, पानी जो है वाष्प बन के उड़ गया, फिर जो है वह ठंडा होगा, फिर बारिश हो जाएगी। जबकि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उलटकर वापस नहीं लाया जा सकता, जैसे लकड़ी का जलना। अगर लकड़ी जल गई तो उसको जो है दोबारा तो नहीं ला सकते आप, तो इसे जो है क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय कहेंगे। अगला पॉइंट है, अगला हेडिंग है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी परिवर्तन। ऊष्माक्षेपी परिवर्तन वह होते हैं जिनमें ऊष्मा हीट बाहर निकलती है, जैसे बर्फ का जमना। जबकि ऊष्माशोषी परिवर्तन वह होते हैं जिसमें ऊष्मा अवशोषी होती है, जैसे बर्फ का पिघलना। 14वां पॉइंट है अम्ल क्षार व लवण। अम्लों के प्रकार हेडिंग है, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला है खनिज अम्ल, जैसे HCl हो गए। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और दूसरी पॉइंट है कार्बनिक अम्ल, जैसे CH3COOH। हेडिंग है लवण के प्रकार। लवण भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे NaCl साधारण नमक। ठीक है, और दूसरा है जटिल लवण, जैसे FeCN कोष्टक बंद 6 कोष्टक बंद 4, इसको कहते हैं हेक्सासाइनोफेराट। अम्लीय लवण एसिड साल्ट, जैसे NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्षारीय लवण, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। पर्यावरण प्रदूषण, इसको देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, पहला है पर्यावरण प्रदूषण। यह मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में अवांछित तत्वों का मिश्रण, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। वायु प्रदूषण क्या है? हवा में हानिकारक गैसें, धूल और रसायनों की उपस्थिति जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। अब वायु प्रदूषण में दोस्तों फैक्ट्री चल रही, कारखाने चल रहे हैं, धुएं निकल रहे हैं, हवा में मिक्स हो रहे हैं, हाँ, पेड़ की कटाई हो रही है, तो उसमें जो है ऑक्सीजन नहीं बन पा रहे हैं सही से, तो क्या है, वायु प्रदूषण हो रहे हैं। इससे जो है मानव के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संभावित हानियाँ क्या क्या हैं? वायु प्रदूषण से श्वसन रोग, त्वचा रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जल प्रदूषण, जल स्रोतों में अवांछित तत्वों का मिश्रण, जिससे जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। भूमि प्रदूषण, भूमि में रसायनों, प्लास्टिक और अन्य अवांछित पदार्थों का मिश्रण, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है। बिगड़ी भूमि के पुनः सुधारने अथवा कृषि योग्य बनाने हेतु उपाय। उर्वरकों का संतुलन उपयोग, जैविक खेती और भूमि संरक्षण उपायों को अपनाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण, अत्यधिक शोर जो स्वास्थ्य और परिवर्तन के लिए हानिकारक हैं। अभिशंसित एवं स्वीकार किए जाने वाले ध्वनि सीमा, दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से अधिक शोर नहीं होना चाहिए। स्वीकार्य योग्य शोर सीमा की अवधि, दिन में 6 बजे से 10 बजे तक और रात में 10 बजे से 6 बजे तक शोर की सीमा निर्धारित की गई है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, हिमपात और बिजली के कारण पर्यावरण में संतुलन का उत्पन्न होना।
प्राकृतिक संतुलन कहलाता है। ठीक है। प्राकृतिक असंतुलन के कारणों में मानवीय गतिविधियां जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण शामिल हैं। दोस्तों, जो प्राकृतिक चीजें बनाई गई हो उनमें जो मानव हस्तक्षेप करता है उसमें वही जो है प्राकृतिक असंतुलन का कारण है। ठीक है। जो प्रकृति ने बनाई है उसको मनुष्य जो है तोड़ फोड़ कर रहा है, उसमें पेड़ की कटाई कर रहे हैं। ठीक है। पहाड़ों को तोड़ डाल रहे हैं। तो इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग, जो बर्फ है टुकड़े हैं, जब मौसम हीट होगा तो जाहिर सी बात है पिघलेगा तो पानी कहाँ जाएगा। तो ये सब जो है प्राकृतिक असंतुलन के कारण है। अगला पॉइंट है प्रस्तावना। पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक असंतुलन मानव जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरे हैं जिन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। अगला पॉइंट है भूकंप। पृथ्वी की सतह पर अचानक ऊर्जा को रिलीज होने से उत्पन्न कंपन, जिससे भूमि में दरारें और इमारतों का ढहना होता है। ठीक है। भूकंप आता है क्या है, पृथ्वी जो है चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे ये कंपन करने लगता है, जिससे जो है क्या है, अचानक ऊर्जा रिलीज होने से क्या होती है, कंपन होने लगती है, भूकंप। ठीक है। पृथ्वी सब डोलने लगता है। आगे देखते हैं विशाल के बड़े भूकंप। विशाल क्षेत्र में भूकंप के कारण व्यापक तबाही होती है, जैसे 2004 का सुनामी भूकंप। बाढ़, नदियां या जलाशयों का पानी से भूमि का जलमग्न होना, जिससे फसलें और संपत्ति नष्ट होती है। अगला हेडिंग है सूखा। लंबे समय तक वर्षा की कमी से जल स्रोत सूख जाते हैं, जिससे कृषि और जल आपूर्ति प्रभावित होती है। अगला हेडिंग है चक्रवात। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली शक्तिशाली हवाएं जो भारी वर्षा और तूफान के साथ आती हैं। ये भी जो है चक्रवात की फोटो है, देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। आगे चलते हैं। हिमपात क्या है। हिमपात हिमपात देखते हैं बर्फ के कणों का गिरना, जो ठंडे क्षेत्रों में सामान्य है, लेकिन अत्यधिक हिमपात से परिवहन और जीवन प्रभावित होता है। ठीक है। जो बर्फ होते हैं पड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं। ठीक है। ठंडी के समय में या वैसे भी कश्मीर में या जहाँ पर बर्फ जमे हुए हैं वहाँ पर पड़ता है। बिजली, आकस्मिक विद्युत प्रवाह को बिजली आकस्मिक विद्युत प्रवाह जो आकाशीय बिजली के रूप में प्रकट होता है और आग, बिजली के झटके जैसी घटनाओं का कारण बनता है। आपदा प्रबंधन देखते हैं प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व तैयारी प्रक्रिया और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, जिससे मानव जीवन और संपत्ति की रक्षा होती है। दोस्तों, ये था विज्ञान विषय का दहाड़ सीरीज। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।